नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अजय जी के हब में और बेहद ही शानदार वीडियो के साथ में। जैसे कि आप थंबनेल देख चुके हो, राजस्थान में प्राचीन इतिहास एशियंट हिस्ट्री की अपन बात कर रहे हैं। तो उसमें दोस्तों अपने सभ्यता टॉपिक आता है, अभिलेख भी आते हैं, सिक्के भी आते हैं। जैसे भी इधर उधर अपने क्लासेस चलती रहेगी, आपको मैं सिक्के से रिलेटेड और अभिलेख से संबंधित भी जानकारी दूंगा। ठीक है, तो अभी अपने जो है सभ्यता स्थल जो है दोस्तों, उनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, जैसे कि इतिहास में अगर जानकारी के स्रोतों की बात की जाए तो दोस्तों अपने इतिहास काल को 3 एरा के अंदर यानी कि 3 काल में डिवाइड किया गया है। कितने काल में डिवाइड किया गया है दोस्तों? 3 काल के अंदर डिवाइड किया गया, जैसे कि प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। कितने काल हुए दोस्तों? एक बार फिर से बोल के देखिएगा। प्राग ऐतिहासिक काल सर, आद्य ऐतिहासिक काल और नेक्स्ट दूसरा आता है दोस्तों ऐतिहासिक काल। 3 काल आते हैं दोस्तों, जिसमें प्राग ऐतिहासिक काल की मैं बात कर रहा हूं। वो प्राग ऐतिहासिक काल दोस्तों ध्यान रखिएगा, वो पाषाण काल है। वो कौन सा काल है दोस्तों? पाषाण काल है। तो अभी मैं यहां पे बात कर रहा हूं सर, मैंने कहा इतिहास को, प्राचीन इतिहास को दोस्तों कितने भागों में बांट दिया गया है? 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में किया गया मेरे दोस्तों? 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जिस भाई बंधु ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया यार, शेयर नहीं किया, वो पहला काम आपका यही बनना चाहिए। क्लियर है कि आप बड़ी मेहनत के साथ दोस्तों मैं वीडियो लेके आता हूं, एक एक चीज आपको स्पष्ट रूप से बताई जाती है और आप इस चीज का आंकलन भी कर सकते हो भी दूसरे चैनलों पे पढ़ाया गया और मेरे चैनल पे पढ़ाई गई चीज के अंदर, नोट्स के अंदर कितना ज्यादा फर्क आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, तो इतिहास में बात की जाती है दोस्तों, तो मैंने अभी कहा प्राग ऐतिहासिक काल, पहला पार्ट यानी एरा। नंबर दूसरी बात आती है दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। और नंबर 3 पे बात आती है दोस्तों ऐतिहासिक काल। सर क्या फर्क है इन तीनों के अंदर? तो दोस्तों यहां पे अपने बात की जाती है प्राग ऐतिहासिक काल की। तो प्राग ऐतिहासिक काल में दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये काल है दोस्तों पाषाण काल। कौन सा काल है दोस्तों? पाषाण काल है। यानी कि दोस्तों यहां पर जो आपको अवशेष प्राप्त हुए हैं इस काल से, वो सारे के सारे किससे संबंधित होंगे दोस्तों? पत्थरों से संबंधित होंगे। पाषाण बोला जाता है दोस्तों पत्थर के काल को। यानी कि सर आपने जैसे कि बचपन में सुना होगा भी, सबसे पहले मानव ने जो है वो पत्थर से क्या बनाए थे? पहिए बनाए थे। और दोस्तों विश्व का सर्वप्रथम वैज्ञानिक सर क्या था? ये अपने कह सकते हैं भी इसको सर सबसे पहले खोजा गया था, है ना। तो दोस्तों याद रखिएगा, वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट कहा जा सकता है इसे। सर्वप्रथम यानी कह सकते हो इस काल में सर्वप्रथम मानव द्वारा पत्थर से पहिए का आविष्कार। किसका आविष्कार किया गया? पहिए का आविष्कार किया गया। यानी कि कह सकते हैं दोस्तों इसको क्या? मानव द्वारा किया गया प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, विश्व में मानव द्वारा किया गया वैज्ञानिक आविष्कार कौन सा है दोस्तों? आप पता लगा सकते हो सर, ये पाषाण काल की बात आ रही है। पहिए से जो पहिया बनाया गया है पत्थर से, वो दोस्तों विश्व का प्रथम वैज्ञानिक सर क्या है? आविष्कार है। दूसरे में बात की जाती है तो दोस्तों इसमें आपको मैं खास बात बताता हूं दोस्तों, ये काल जो है वो 3 उपभागों में बटा हुआ है। कितने भागों में दोस्तों? 3 उपभागों में विभाजित। सर जैसे कि पूर्व ऐतिहासिक काल, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। 3 काल आते हैं दोस्तों, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उनमें क्या क्या खास बात रहती है दोस्तों? पूर्व पाषाण काल मतलब सर स्टार्टिंग का जो पाषाण काल है। मध्य पाषाण काल दोस्तों पाषाण युग में ही मध्यकालीन स्थिति जो आती है। और नव पाषाण काल यानी कि सर पाषाण काल का मॉडर्न जो पार्ट आता है दोस्तों, आधुनिक पार्ट जो आता है वो नव पाषाण काल में आता है। तो तीनों काल याद रखिएगा, पार्ट है किसके? प्रागैतिहासिक काल यानी कि पाषाण काल के 3 पार्ट में विभाजित है। पहला दोस्तों पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, 3 पार्ट आते हैं। वो भी अपने जो है वहां पर करेंगे। यहां पे दोस्तों आपको क्या है? लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, लिखित प्रमाण नहीं मिलते।
कहां से नहीं मिलते दोस्तों लिखित प्रमाण? आपको लिखित प्रमाण कहां से नहीं मिलेंगे? प्रागैतिहासिक काल के आपको कोई भी लिखित साक्ष्य जो है वो नहीं मिलेंगे। वहां की वस्तुओं के आधार पर ही दोस्तों वहां की जीवन शैली को बताया गया है और कुछ ही नहीं है। कोई भी चीज जो है आप देखते हो वो लिखी हुई नहीं है। आज से लगभग 4000 साल जो है दोस्तों ईसा पूर्व अपने बात की जाती है, तो दोस्तों उसकी बात करते हैं, अपने प्रागैतिहासिक काल की बात की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपने आते हैं दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल की। तो आद्य ऐतिहासिक काल में दोस्तों ध्यान रखिएगा, जैसे कि अपने मैं आपको बता दूं हड़प्पा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता को दोस्तों वैसे तो हड़प्पा सभ्यता से भी पुरानी बताया गया है, लेकिन आप काल मान सकते हो दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में दोस्तों लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या प्राप्त होते हैं? लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं दोस्तों। अरे कहां से हो रहे हैं लिखित साक्ष्य प्राप्त? लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं और वो कहां से होते हैं दोस्तों? आद्य ऐतिहासिक काल से होते हैं। ध्यान रखिएगा, परंतु इन्हें पढ़ा नहीं जा सका, परंतु इन्हें पढ़ा नहीं जा सका। ये आपका जो है बेस्ट पॉइंट रहता है यहां पे। यानी कि सर प्रागैतिहासिक काल से तो हमें कोई लिखित साक्ष्य मिला ही नहीं, यहां से हमें मिला है परंतु सर उसको पढ़ा नहीं जा सका। कारण क्या है दोस्तों उसको ना पढ़ा जा सकने का? तो कारण दोस्तों आपके सामने स्पष्ट कर देता हूं, वहां की लिपि, वहां की लिपि जो है दोस्तों वो कुछ इस तरीके से लिखी गई है। ध्यान रखिएगा, यहां से शुरू की जा रही है, कंटिन्यूस जो है ऐसे लिखी जा रही है। देखो जैसे कि अपने सर जो लिपि लिखते हैं वो क्या लिखते हैं सर? इधर से लिखना शुरू किया, एंड किया, फिर वापस से वहां जाते हैं ना, यानी कि बाएं से दाएं जो है लिखना शुरू करते हैं अपने। और सर दाएं पे जैसे ही लाइन खत्म होती है पुनः बाएं पे जाते हैं। इन्होंने क्या किया दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जैसे ही लिखना शुरू किया दाएं से बाएं लिखना शुरू किया। पहली बात तो ये है, ध्यान रखिएगा, बाएं से दाएं नहीं, दाएं से बाएं है ये। बाएं गए, फिर उन्होंने वापस दाएं कदम नहीं रखे, वहीं से वापस आए, ऐसे, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए। यानी कि सर ये जो लिपि बन रही है ये दोस्तों भाव चित्रात्मक लिपि कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? भाव चित्रात्मक लिपि कहा जा सकता है, चित्रात्मक लिपि। दूसरी दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसे कहा जाता है दोस्तों सेंधवी लिपि। क्या कहा जाता है? सेंधवी लिपि। इसे कहा जाता है दोस्तों ब्रुस्टो फेदन या फिदन लिपि, और इसे कहा जाता है दोस्तों गोमूत्रिका लिपि। क्या कहा जाता है? गोमूत्रिका लिपि। यानी कि सर गाय के मूत्र के समान, जैसे कि सर इस तरीके से जो है चलता हुआ आ रहा है, तो गोमूत्रिका लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि, सेंधवी लिपि या बुस्टोफिदन लिपि के नाम से दोस्तों इसे जाना जाता है, जिसमें अपने बात की जाती है दोस्तों ये काल जो है वो कालीबंगा सभ्यता के काल की दोस्तों मैं बता सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता का काल। हड़प्पा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता का काल जो है दोस्तों वो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है दोस्तों। जितनी भी पाषाण कालीन जो आएगी, जैसे कि मैं दोस्तों आपसे बात करूं, सबसे पहली अपने राजस्थान के अंदर है ना, सबसे पहले भारत में की जाती है दोस्तों मद्रास, पल्लवरम नामक स्थान है दोस्तों, वहां से मद्रास के अंदर तमिलनाडु में दोस्तों एक व्यक्ति द्वारा दोस्तों वहां पे खोज की गई हाथ से बने हुए पाषाण कालीन दोस्तों। उसने क्या निकाले थे सर? केठार निकाले थे। ठीक है, हाथ जैसे हैंडेक्स बोला जा सकता है दोस्तों। ठीक है, वो निकाले उसने, लेकिन ये बात अपने काम की नहीं है, यहाँ पे एक बार के लिए सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से, उनका प्रमाण दोस्तों किस काल से मैच कर रहा है? आद्य ऐतिहासिक काल से मैच कर रहा है। यानी कि दोस्तों ये काल 2350 ईस्वी से लेके 1750 ईसा पूर्व तक, यानी कि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का काल आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। और जैसे अपनी कालीबंगा सभ्यता पढ़ते हैं तो यही काल दोस्तों कालीबंगा सभ्यता का कार्बन 14 डेंटिंग पद्धति जो होती है उसके माध्यम से यह काल निर्धारित किया गया है दोस्तों। तो यहां पर अपना बात पता चली, लिखित साक्ष्य जो है वो प्राप्त जरूर हुए हैं, लेकिन दोस्तों उनको पढ़ा नहीं जा सका। कारण सर वहां की लिपि। डन है यहां तक। नेक्स्ट बात आती है दोस्तों ऐतिहासिक काल की। यहां से हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए, लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए जिन्हें पढ़ा भी जा सकता है या जा सका है।
जा सका है। तो दोस्तों ये तो हो गए इतिहास के 3 काल जो मैंने आपको बताए। अभी मैं आपको दोस्तों बात करूंगा प्रागैतिहासिक काल की, और प्रागैतिहासिक काल में 3 काल जैसे मैंने बताए थे उनके बारे में विचार करूंगा कि सर पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अंदर क्या क्या जानकारी रहती है। वैसे मैं दोस्तों आपको बता देता हूं, जो पुरा पाषाण काल था उसके अंदर आप बात कह सकते हो भी जो मानव था उसने पहिए बनाना, जैसा पत्थरों से आग जलाना, ऐसे आविष्कार जो है उसके द्वारा किए गए पुरा पाषाण काल में। जैसे ही वो मध्य पाषाण काल में आया दोस्तों, उसने पशुपालन करना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? स्थायी पशुपालन करना शुरू कर दिया। और जैसे ही वो नव पाषाण काल में आया तो दोस्तों उसने पशुपालन के साथ साथ खेती करना भी शुरू कर दिया, और खेती के साथ साथ दोस्तों उसने स्थायी निवास भी करना शुरू कर दिया, यानी एक जगह रहना, खेती करना और दोस्तों पशुपालन करना। ये किस काल की बात आ रही है दोस्तों? नव पाषाण काल की बात आ रही है। बहुत सी सभ्यता स्थल जैसे तिलवाड़ा दोस्तों पाषाण काल के अंतर्गत आती है। काली जो बहुत सी सभ्यताएं दोस्तों आप जो पढ़ोगे, बेराट सभ्यता दोस्तों पाषाण कालीन सभ्यता। उससे पहले दोस्तों अपने बात करते हैं दोस्तों इंद्रगढ़ बूंदी जो है दोस्तों, वो भी पाषाण कालीन सभ्यता के अंतर्गत आता है दोस्तों। और गरड़दा सभ्यता दोस्तों बूंदी की आती है, जो सबसे विश्व की प्राचीनतम चित्रशैली मानी जाती है दोस्तों। वो कौन सी सभ्यता आती है? गरड़दा आती है। एक एक बात की जानकारी लेंगे स्पष्ट तरीके से। यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से दोस्तों। और एक बार समझ में आ चुका है ये 3 पॉइंट, तो आप इसके नीचे जो है कमेंट सेक्शन में जाके डन 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 लिखते हुए आगे बढ़िए दोस्तों। शाबाश। तो डन है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं 3 काल, उनके बारे में बात करते हैं। पहले तो अभी देखिएगा, बहुत इजी है। सभ्यता स्थल दोस्तों, एक डर होता है अपने मन में भी, सभ्यताएं सर याद नहीं होती। हालांकि दोस्तों सभ्यता स्थल को आप उन्हीं के जीवन के अकॉर्डिंग जी के देखिए ना, तो 100% याद होगी। हाँ मैं मानता हूं कुछ नाम जो है वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, कुछ सन होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन दोस्तों इतनी भी ज्यादा इजी नहीं, इतनी भी ज्यादा जो डिफिकल्ट भी नहीं है और इजी भी नहीं है। लेकिन आप इस तरीके से पढ़ते हो तो बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो। तो दोस्तों यहां पर 3 काल उपभागों की बात कर रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल में मैंने कहा था यानी कि पत्थर से पहिए का निर्माण और पत्थर से आग जलाना जैसे जैसे आविष्कार दोस्तों किसमें मिले? पुरा पाषाण काल में। उसके बाद में आता है दोस्तों मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, और मध्य पाषाण काल में दोस्तों अपने बात की जाती है तो दोस्तों यहां से पशुपालन के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों? पशुपालन के बारे में जानकारी मिलती है। जबकि तीसरा काल आता है दोस्तों नव पाषाण काल, और नव पाषाण काल में दोस्तों पशुपालन के साथ साथ बंदे ने क्या किया? मानव ने सर यहाँ पे पशुपालन के साथ साथ उसने सर खेती भी की, और खेती के साथ साथ दोस्तों उसने क्या किया? स्थायी निवास किया। क्या किया दोस्तों? स्थायी निवास किया। यानी कि सर ये जो है 3 पार्ट वो किसके हैं दोस्तों? पाषाण काल के 3 पार्ट आपके सामने मैं लिख चुका हूं। तो आपसे पूछा जाए भी पाषाण काल को कितने कालों में विभाजित किया गया, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? 3 पार्ट। 3 पार्ट कौन कौन से दोस्तों? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अपने चलते हैं सभ्यता स्थलों की ओर। और सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं राजस्थान के अंदर जो फेमस और कह सकते हो इंपॉर्टेंट, जिससे ज्यादा प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अपने वरिष्ठ अध्यापक देख लो, चाहे वो सर व्याख्याता देख लो, वहां पर दोस्तों अपने जो है प्रश्न आते हैं। देखो सभ्यता स्थल से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन जो टीचर की तैयारी कर रहे विद्यार्थी, मैं उनके लिए बात करूंगा भी वो जो है इन सभ्यता स्थल को बड़े अच्छे तरीके से पढ़े। उनके पेपर में 99.99% कह सकता हूं, 100% कह सकता हूं आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी है, कोई दो राय नहीं है इसमें, आराम से आप पढ़ सकते हो। नोट्स बनाते चलिए साथ साथ, इन नोट्स से बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे, ये मेरा वादा है। शाबाश। कोई विद्यार्थी बात कर रहा था सर जो हिस्ट्री के अंदर कथन जो होते हैं, स्टेटमेंट जो दिए जाते हैं सर, उन पर आधारित आप एक वीडियो लेके आइए। दोस्तों मैं आपको बता सकता हूं भी स्टेटमेंट पढ़ाने को मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन दोस्तों सीधे स्टेटमेंट में अगर आपको बताऊंगा तो उसके लिए दोस्तों इतिहास की जानकारी होना अति आवश्यक है ना। स्टेटमेंट सीधे नहीं याद किए जा सकते, ये बात याद रखना मेरी, ठीक है ना। स्टेटमेंट होते हैं दोस्तों, इतिहास अगर आपको अच्छे से याद है तो आप दोस्तों वहां पर स्टेटमेंट भी याद कर सकते हो। तो जैसे कि दोस्तों अपने थंबनेल के अकॉर्डिंग चलते हैं और कालीबंगा सभ्यता जो है उस स्थल के जो है उनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले अपनी हेडिंग क्या रहेगी?
कालीबंगा सभ्यता। अब सर कालीबंगा सभ्यता की क्या खास बात है सर? उससे पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों, अपने क्या है सिंधु सभ्यता आपने सुनी होगी, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता जिसका नाम आता है, उस सभ्यता के दोस्तों उसके मतलब अपने कह सकते हैं दोस्तों उसका प्रतिनिधित्व करने वाले स्थल अपने राजस्थान में कौन कौन से स्थल हैं जिन्होंने दोस्तों जिनका जो वो कालीबंगा या सिंधु सभ्यता का क्या हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का क्या कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व, यानी कि उनसे मिले जुले साक्ष्य वो हमारे राजस्थान में भी प्राप्त होते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपको नोट्स में क्या लिखना है, सिंधु सभ्यता से या सिंधु सभ्यता का प्रतिनिधित्व, सिंधु सभ्यता का प्रतिनिधित्व करने वाले राजस्थान के स्थल। ठीक है, तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, यहां पर कितने स्थल आएंगे दोस्तों, ध्यान रखना 4 स्थल आएंगे। कितने स्थल आएंगे? 4 स्थल। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बताऊं कालीबंगा, सबसे पहले कौन सा है जो मुख्य रहता है? कालीबंगा। नंबर 2 पे दोस्तों पीलीबंगा, और नंबर 3 पे दोस्तों कर्णपुरा, और नंबर 4 पे आता है दोस्तों तरखानपुर वाला। ये जो है 4 सभ्यता स्थल, जिसमें से तीनों की अगर बात की जाती है दोस्तों तो ये 3 आते हैं ऊपर वाले हनुमानगढ़ में, और दोस्तों एक जो बचा है ये आता है दोस्तों श्रीगंगानगर में। कहां पर आता है दोस्तों? श्रीगंगानगर में। तो यहां पर अपने बात की जाती है 4 स्थल ऐसे बताए हैं जो सर किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? कालीबंगा सभ्यता का कर रहे हैं। यहां पर अपने दोस्तों कालीबंगा सभ्यता के बारे में चलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ, हमारा जो है सभ्यता स्थल पढ़ना कौन सा है? कालीबंगा पढ़ना है, ठीक है ना। तो शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है दोस्तों काले रंग की चूड़ियां। कैसे रंग की चूड़ियां? काले रंग की चूड़ियां, क्योंकि दोस्तों इनमें से काले रंग की चूड़ियों के जो है ढेर प्राप्त हुए हैं। तो काली रंग की चूड़ियां दोस्तों कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई है ना, तो इसीलिए सर कालीबंगा। अब जो ये बंगा शब्द है दोस्तों वो चूड़ियों के लिए प्रयुक्त किया गया है, जो कि दोस्तों एक सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? सिंधी भाषा का शब्द है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सिंधी भाषा का शब्द कौन सा दोस्तों? बंगा। तो कालीबंगा शब्द जो है वो कहां से लिया गया है? सिंधी भाषा से लिया गया, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कालीबंगा सभ्यता जो है कहां पर? तो कालीबंगा सभ्यता का अगर जिला पूछा जाता है तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? हनुमानगढ़ होगा। कौन सा होगा दोस्तों? हनुमानगढ़। कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले में आती है? हनुमानगढ़ में आती है। यहां पर दोस्तों अगर बात की जाती है नदी, तो नदी आती है दोस्तों घग्गर नदी। कौन सी नदी आती है? घग्गर नदी। इसे कहा जाता है दोस्तों सोतर, इसे कहा जाता है नट, इसे कहा जाता है नाली, इसे कहा जाता है दोस्तों द्वशवती या सरस्वती, सरस्वती नदी कहा जाता है। इसे दोस्तों द्वशवती नदी कहा जाता है। इसे दोस्तों हकरा कहा जाता है पाकिस्तान के क्षेत्र में, ठीक है ना। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, घग्गर नदी, सोतर, नट, नाली, सरस्वती या द्वशवती नदी के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है? घग्गर को। और घग्गर नदी के किनारे दोस्तों जो बसी सभ्यता कौन सा स्थल? कालीबंगा सभ्यता स्थल। दोस्तों यहां से भी हमें इस नदी के बारे में, घग्गर नदी की जानकारी दोस्तों सरस्वती नदी के माध्यम से मिलती है। यानी कि दोस्तों कहा जा सकता है घग्गर नदी दोस्तों पहले क्या थी? सरस्वती नदी थी। और इसके बारे में जानकारी दोस्तों हमें किससे मिलती है? ऋग्वेद से जानकारी मिलती है। यानी कि दोस्तों सरस्वती नदी की जानकारी कौन से वेद से मिलती है दोस्तों? ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद से जानकारी अगर आपसे पूछा जाए कि सर किससे मिलती है, तो आप कहोगे सर ऋग्वेद से जानकारी मिलती है कि सरस्वती नदी जो पहले की थी वो आज की क्या है दोस्तों? घग्गर नदी है। घग्गर नदी के खोज के बारे में बात आती है तो दोस्तों आपको भी पता है काजरी संस्थान जो जोधपुर में उसका केंद्र बना हुआ है दोस्तों, सेंट्रल एराइड जोन जो बना हुआ है दोस्तों, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र, पूरा नाम होगा इसका केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र काजरी, CAZIR, ठीक है ना। तो दोस्तों सेंट्रल एराइड जोन है ना रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र, जो कहां स्थापित है दोस्तों? जोधपुर में स्थापित है। और इसके बाद इसके द्वारा दोस्तों किस नदी के बारे में जानकारी दी गई थी हमें? घग्गर नदी के बारे में। तो ये तो हो गया दोस्तों स्टार्टिंग के बाद भी कौन सा जिला है, कौन सी नदी है, तो ये स्टार्टिंग का पॉइंट हो गया। अब मैं बोर्ड साफ करूंगा, फटाक से जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी।
मेन बातें करेंगे, सटीक बातें करेंगे, ज्यादा कचरा नहीं पढ़ेंगे और वहीं से अपने एग्जाम के लायक जो है दोस्तों क्वेश्चन बनने वाले हैं और उनको अपने जो है सफाया कर डालेंगे। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शाबाश। अब यहां पे पॉइंट आता है दोस्तों मेन अपना, इस सभ्यता के बारे में मुख्य बातें क्या रहती है। सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी, इसका उत्खनन किसने किया था, है ना, ये सारी जानकारी जो है आपको पता होनी चाहिए। शाबाश। अब यहां पर मेन पॉइंट आता है, वो कौन सा आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इनकी खोज को लेकर और इनकी खुदाई को लेकर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कालीबंगा सभ्यता के बारे में। सर्वप्रथम जानकारी, तो सर्वप्रथम जानकारी दी गई दोस्तों किसके द्वारा, एलपी टेसीटोरी के द्वारा। किसके द्वारा दी गई, एलपी टेसीटोरी के द्वारा सर्वप्रथम जानकारी दी गई दोस्तों, कौन सी सभ्यता की, कालीबंगा सभ्यता की। दोस्तों अब बात आती है खोज की। तो खोजकर्ता जो है दोस्तों इसके, उनके द्वारा बात की जाती है तो 1951-52 के अंदर दोस्तों खोज होती है जी। और करने वाला बंदा कौन है दोस्तों, पी अमलानंद घोष, प्रोफेसर अमलानंद घोष द्वारा दोस्तों यहां पर क्या की जाती है, अमलानंद घोष नाम याद रखना, पी अमलानंद घोष, प्रोफेसर अमलानंद घोष 1951-52 के अंदर दोस्तों उनके द्वारा खोज की गई थी। और यहीं से दोस्तों एक नोट दिमाग में सेव रखना, यहां से क्या अपने, सॉरी इसके बाद लिखवाऊंगा, पहले नहीं, एक मिनट। शाबाश। अब देखिएगा यहां पे मेन पॉइंट, अब क्या आता है दोस्तों, उत्खननकर्ता नाम आता है, उत्खननकर्ता। अब उत्खननकर्ता जो आता है दोस्तों उनका नाम क्या है, सबसे पहले मैं आपको कहूंगा उत्खनन का कार्य चला 61 टू लेके 69 तक, ठीक है ना। तो 1961 से लेके 1969 तक क्या चला था, उत्खनन का कार्य चला था। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बीवी लाल या बीवी लाल बोलते हैं इसको, ब्रजवासी, बीवी लाल व बी के थापर, बीवी लाल व बी के थापर। तो दोस्तों याद कैसे रखना है, देखो कालीबंगा, कालीबंगा मतलब काले रंग की चूड़ियां। अब पत्नी ने क्या किया था, अमलानंद घोष से, को एक व्यक्ति है उससे क्या है दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता से मैं बात कर रहा हूं। तो दोस्तों सुनिएगा, कालीबंगा यानी कि काले रंग की चूड़ियां की डिमांड रखी गई है। आज सुबह सुबह ड्यूटी पे गया, शाम को अमल खा के घर पे आ गया। क्या खा के घर पे आ गया, कालीबंगा मंगवाई थी उससे पत्नी ने, क्या खा के घर पे आ गया, अमल खा के घर पे आ गया नशे में। तो उसकी बीवी ने क्या किया, उसकी बीवी ने क्या किया, उसके क्या बीवी ने थाप मार मार के क्या कर दिया, मुंह लाल कर दिया। तो याद रखोगे दोस्तों, बी के थापर और बीबी लाल, यानी कि सर कालीबंगा की डिमांड में वो सर क्या खा के आ गया था, अमल खा के आ गया था। और उसकी बीवी ने जो है थाप मार मार के मुंह क्या कर दिया, उसका लाल कर दिया। तो सर बीवी लाल व बी के थापर द्वारा दोस्तों कालीबंगा सभ्यता का क्या किया गया था, उत्खनन किया गया था। तो यहां तक अपने 3 पॉइंट क्लियर होते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता से संबंधित दोस्तों संग्रहालय आता है अपने, संग्रहालय जहां आज भी दोस्तों इसकी जो वस्तुएं यहां से प्राप्त हुई है वो हमें मिली है। तो दोस्तों वो कहां है, हनुमानगढ़, कालीबंगा हनुमानगढ़। आप कहोगे वर्तमान में कहां पर है दोस्तों वो स्थापित, कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना कब की जाती है, 1985-86 के अंदर दोस्तों ये स्थापित होता है। ये सन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, 85-86 में से दोनों में से एक सन मिलेगा आपको, जो कुछ भी आप जो है आंसर कर सकते हो। दोनों में से 85 आए, सॉरी 85 आए या 86 आए, दोनों में से एक आएगा। अब यहाँ पे मैंने कहा था उत्खनन, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे मोस्ट प्रश्न आपका क्या रहता है, तो आप कहोगे दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत का प्रथम उत्खनन स्थल कौन सा आता है दोस्तों, कालीबंगा आता है। तो यानी कि देखिएगा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम जो उत्खनन स्थल आता है वो कौन सा आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो हुआ था राजस्थान के अंदर अपने जो है सभ्यता स्थल की खोज की बात करते हैं तो दोस्तों अपने जो है नगरी सभ्यता की हुई थी दोस्तों, डी आर भंडारकर के द्वारा जो खोजा गया था नगरी सभ्यता। अभी उसकी बात करें दोस्तों कालीबंगा की, तो ये दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम है। राजस्थान के प्रथम नगरी चित्तौड़गढ़, जबकि राजस्थान में अगर पूछी जाए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत किया राजस्थान की प्रथम, तो कालीबंगा सभ्यता। डंडना डंडन है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं दोस्तों, ये जो सभ्यता है एक नगरीय सभ्यता है। नगरीय सभ्यता
मातृसत्तात्मक सभ्यता स्थल, या फिर कह सकते हैं दोस्तों एकल परिवार प्रणाली सभ्यता। यानी कि सर इसमें 3 पॉइंट मिलते हैं। एक तो नगरीय सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है, दूसरा सर इसमें मातृसत्तात्मकता के बारे में मिलती है, और तीसरी जो है दोस्तों एकल परिवार प्रणाली जो है मिलती है। यहाँ के लोग दोस्तों बहुत ज्यादा शांति प्रिय थे। यानी कि यहाँ से आपको बहुत से ऐसे साक्ष्य मिलेंगे जहां पर दोस्तों एक मुद्रा मिलेगी जिसमें महिला का चित्र है। किस पे चित्र है? महिला का। यानी कि दोस्तों वहां पे क्या है, महिला को यानी कि मातृ को, मां को क्या है सर तवज्जो दी गई है। तो आप कह सकते हो मातृसत्तात्मक सभ्यता स्थल। दूसरा दोस्तों एकल परिवार प्रणाली है, वहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नगर के समान वहां पर घरों की जो है व्यवस्था मिली है, तो इसलिए नगरीय व्यवस्था। इसके बारे में भी बहुत सी बातें आएगी अभी। नेक्स्ट मैं कह सकता हूं दोस्तों वहां से हमें कांस्य के प्रमाण मिले, कांसा जिसे बोलते हैं। तो इसीलिए दोस्तों कालीबंगा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता। तो कांस्य युगीन सभ्यता के अंतर्गत आता है दोस्तों, किसका नाम आता है? कालीबंगा सभ्यता का नाम आता है। तो यहां तक डन है सभी का, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, कालीबंगा सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी एलपी टेसिटोरी के द्वारा। सर खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने 51-52 के अंदर। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात दोस्तों प्रथम जो है उत्खनन स्थल, उत्खननकर्ता 1961 से लेके 69 तक, 61 to 69 बीवी लाल बी के थापर, बाल ब्रजवासी लाल व बाल कृष्ण थापर, फुल फॉर्म इसकी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात दोस्तों भारत का प्रथम उत्खनन स्थल कहलाता है कालीबंगा। नेक्स्ट मैंने कहा कालीबंगा संग्रहालय जो है दोस्तों हनुमानगढ़ कालीबंगा में मिलता है, जो 1985-86 के अंदर दोस्तों स्थापित किया गया था। यह सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, मातृसत्तात्मक सभ्यता है, एकल परिवार प्रणाली सभ्यता है, शांति प्रिय लोग यहाँ पे निवास करते थे, और ये कांस्य युगीन सभ्यता है दोस्तों। तो यहां तक डन हुआ, तो फटक से सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर। शाबाश। अब बात आती है दोस्तों एक बॉक्स का खेल है, है ना। शायद ही आपको ऐसी सभ्यता स्थल दोस्तों पढ़ने को मिलेगी। तो एक बॉक्स का खेल है। कैसे सर बॉक्स का खेल? देखिएगा अभी आप, हर एक बात दोस्तों आपको बड़े ही अच्छे तरीके से समझाई जाएगी, डोंट वरी। तो जिसको भाई बंधु को वीडियो पसंद आ रही है ना यार, एक बार के लिए आप लाइक शेयर जरूर करना, है ना। तो उससे क्या है, थोड़ा सा मेरे को मोटिवेशन मिलता रहता है भी हाँ बच्चे जो है मेरी वीडियो को प्यार दे रहे हैं, तो मैं कुछ और भी अलग उनके लिए लेके आऊँ ना। तो एक स्पोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी मेरे को, तो आप जो है वो स्पोर्ट बनाए रखिएगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, तो बड़े ही सुंदर तरीके से समझाने वाला हूँ आपको मैं। ये देखिए, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है दोस्तों, बस इसका ही खेल है सब कुछ। ये समझ में आ गया मतलब कालीबंगा सभ्यता क्लियर। उसके बाद में तो कथन बचते हैं और उनकी जो है मृत्यु से संबंधित दोस्तों प्रमाण है वो बचते हैं, और कुछ ही नहीं है। इस बॉक्स का खेल है सारा। समझिएगा दोस्तों अच्छी तरीके से। यहां पर आपको मिलेगा, ध्यान रखना, ये जो है दोस्तों ये है इस सभ्यता का पश्चिमी टीला। तो आपसे पूछा जाए भी इस सभ्यता से कितने टीले प्राप्त हुए हैं? 2 टीले प्राप्त हुए हैं दोस्तों। एक सभ्यता स्थल में जो है पश्चिमी टीला मिला है, और एक दोस्तों इसी सभ्यता में पूर्वी टीला मिला है। तो ये कौन सा टीला हो गया दोस्तों? पूर्वी टीला। और ये कौन सा हो गया दोस्तों? पश्चिमी टीला। ठीक है, तो ये दोस्तों अपने बात करते हैं पूर्वी और पश्चिमी टीले से। अब क्या बात रहती है सर? मुख्य बातें सारी आएगी। ये दोस्तों क्या है? दोहरा परकोटा। ये क्या है? दोहरा परकोटा। तो आप कह सकते हो दोस्तों विश्व में सर्वप्रथम दोहरे परकोटे के चारों तरफ खेती के प्रमाण या कह सकते हो जूते हुए खेत के साक्ष्य
प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यानी कि विश्व में सर्वप्रथम दोहरे परकोटे के चारों तरफ दोस्तों, यानी कि इस अगर बात की जाती है इस परकोटे के चारों तरफ जो है वो जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यानी कि कालीबंगा सभ्यता के लोग दोस्तों क्या किया करते थे, खेती किया करते थे, और खेती भी दोस्तों संयुक्त फसल यानी कि संयुक्त फसल बोया करते थे, गेहूं चना वगैरह सरसों, है ना, एक साथ दोस्तों जो है वो बोया करते थे, है ना। तो यहां पर अपने बात करते हैं भी संयुक्त खेती के बारे में, यानी कि कह सकते हो आप संयुक्त फसल जो है वो बोया करते थे, ये बात भी याद रखनी है आपको। नेक्स्ट जो मैंने बता रहा है यहां पर दोस्तों नगरीय व्यवस्था, नगरीय व्यवस्था यानी कि सर इस टीले के अंदर सामान्य नगर निवास करता था, सामान्य नगर निवास करता था। और यहां पर दोस्तों कैसे पता चला भी सामान्य है, क्योंकि दोस्तों यहां पर जो मकान मिले हैं, मकान कच्ची ईंटों से निर्मित है, कच्ची ईंटों से निर्मित। क्लियर है क्या? तो मकान जो है वो कच्ची ईंटों से निर्मित होने के कारण कालीबंगा सभ्यता को दोस्तों मेरे याद रखिएगा, ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे कहा जाता है दोस्तों दीनहीन की बस्ती। किसकी बस्ती कहा जाता है दोस्तों? दीनहीन की बस्ती कहा जाता है। किस सभ्यता स्थल को? कालीबंगा सभ्यता स्थल को। तो आपसे पूछा जाए दीनहीन की बस्ती किस सभ्यता स्थल को कहा जाता है, तो कालीबंगा को कहा जाता है, क्योंकि यहां से जो मकान मिले हैं वो कच्ची ईंटों से निर्मित है। ध्यान रखिएगा, यहां पर जो मकान है दोस्तों वो पक्की ईंटों से निर्मित है, लेकिन दोस्तों मकान की आकृति यानी कि दुर्ग की आकृति में मकान, दुर्ग की आकृति में मकान कहां प्राप्त हुए हैं आपको? पश्चिमी टीले में। यानी कि दोस्तों यहां पर जो है वो संपन्न परिवार रहा करते थे, संपन्न परिवार जो दोस्तों यहां रहा करते थे। कौन से में सर? पश्चिमी टीले में। तो पश्चिमी टीले में दोस्तों दुर्ग की आकृति के आपको मकान मिलेंगे। तो दूसरा दोस्तों यहां पर संपन्न परिवार जो है वो निवास किया करता था। ये पॉइंट हो गया अपना। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं दोस्तों इस तरीके से, मैं आपको बता रहा हूं, एक मिनट, आपका प्यार और सपोर्ट जल्द ऐसे ही बना रहे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो, जिससे क्या है अपने बहुत जल्द जो है वो डिजिटल बोर्ड का भी इंतजाम कर सके, है ना। तो स्पष्ट रूप से मैं आपको बता देता हूँ, ये बात कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं आएगी दोस्तों, आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। तो ये जो होता है दोस्तों इस तरीके से, सर ये क्या है? ये है दोस्तों वहां की सड़कों का निर्माण। यानी कि मैं सर इसका छोटा स्वरूप निकालूं तो आप कहोगे दोस्तों इस तरीके से कुछ, एक जो है मैं इसमें से निकालता हूं बाहर, आप कहोगे सर ये आ गया मेन चौक, और यहां पर दोस्तों ये वाला हो गया। ठीक है, तो सर ये क्या हुआ? ये बिल्कुल दोस्तों अगर ये देखा जाए तो ये 90 डिग्री एंगल पे काटती है। यानी कि सर सड़कें जो है, सड़कें समकोण पर काटती है। किस पे? समकोण पर काटती है। ये प्रश्न हुआ एक तो कौन सी सभ्यता में? कालीबंगा सभ्यता में। दोस्तों ये पूरा का पूरा सीन अब यहाँ पे बन गया। और आप दोस्तों ऐसे कपड़े अगर खरीदते हो तो उसको क्या बोलते हो? चेक वाला कपड़ा है, यानी कि सर चेक्सफोर्ड पद्धति कहा जाता है इसे। इसे क्या कहा जाता है? चेक्सफोर्ड पद्धति, चेक्सफोर्ड इसे कहा जाता है दोस्तों ऑक्सफोर्ड पद्धति, या इसे कहा जाता है दोस्तों जाल पद्धति। क्या कहा जाता है? जाल पद्धति। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, चेक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड या जाल पद्धति जैसी सड़कें दोस्तों कौन सी सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई है? वो कालीबंगा सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई है। दोस्तों यहां पर जो है एक याद रखना, ये जो है यहाँ पे घर बने हुए, मान लो ये क्या बने हुए? घर। तो घर जो है इनका ये मुख्य राजमार्ग है। ये क्या है दोस्तों? मुख्य इनका क्या है? राजमार्ग है, बड़ी गली है ये, तो मुख्य राजमार्ग। तो आप कहोगे सर कालीबंगा सभ्यता में बने हुए मकानों के मुख्य दरवाजे मुख्य राजमार्ग पर ना खुलकर पीछे की गलियों में खुला करते थे। ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा हूं मैं, यानी कालीबंगा सभ्यता स्थल में मकानों के दरवाजे मुख्य राजमार्ग पर ना खुलकर पीछे की गलियों में खुला करते थे। यानी कि सर कह सकते हो मकानों के दरवाजे पीछे की गलियों में
पीछे की गलियों में। तो आप इनको पॉइंट स्वरूप नोट कीजिएगा, आप समझना इससे है लेकिन आपको पॉइंट स्वरूप नोट करना है। हालांकि अगर आप कह रहे हो सर लिखवाना है तो मैं लिखवा भी दूंगा, लेकिन आप समझने में ध्यान दीजिए। अभी यहां से दोस्तों आपको मिलेगा एक मकान, क्या मिलेगा? मकान। और उसका दोस्तों क्या मिलेगा? फर्श पे क्या मिलेगी? एक रंगोली बनाई हुई है, अलंकृत किया गया है उसको। तो यानी कि कह सकते हो दोस्तों अलंकृत फर्श मिला है। यहां से क्या मिला है? अलंकृत फर्श। वो कहां से मिला है दोस्तों? आपको ध्यान रखिएगा, वो कालीबंगा सभ्यता से मिला है। ठीक है, इसी मकान के अंदर दोस्तों इस तरीके से मकानों के अंदर दोस्तों दरारें मिली है। दरारें मिलने का कारण, या दोस्तों दरार मिली है, यानी कि क्या मिली है? दरारें मिली है। दरारें मिली है जो किसका साक्ष्य है दोस्तों? भूकंप का साक्ष्य है। किसका साक्ष्य है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, भूकंप का साक्ष्य। यानी कि दोस्तों विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य आपको कहां से प्राप्त होते हैं दोस्तों? कालीबंगा सभ्यता स्थल से प्राप्त होते हैं। ध्यान रखिएगा। तो क्या क्या खास बात पड़ी है अपने दोस्तों? मुख्य तो सर सबसे पहले तो आपने बताया सर यहां पर सड़कों निर्माण जो है वो समकोण में काटती है एक दूसरे को। चेक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड या जाल पद्धति के नाम से जाना जाता है। दोहरा परकोटा बना हुआ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। राजस्थान का एकमात्र किला जिसके चारों तरफ दोहरा परकोटा बना हुआ है वो है दोस्तों जैसलमेर का किला। दोस्तों सभ्यता स्थल की बात आती है दोहरे परकोटे की, तो वो आता है दोस्तों कालीबंगा सभ्यता स्थल। दोहरा परकोटा होने के कारण दोस्तों यहां पर अपने विश्व के अंदर एकमात्र साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जहां से कालीबंगा सभ्यता से, जहां पर दोस्तों जुते हुए खेत के प्रमाण भी आपको मिलते हैं और वहां के लोग जो है संयुक्त कृषि किया करते थे। तो यहां तक दोस्तों डंडन है। नेक्स्ट बात आगे करूंगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मेन बातें आ चुकी है, छोटी छोटी बेसिक बातें हैं, तो मैं इनको भी लिखूंगा और उनको भी लिखूंगा। तो जल्दी जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। शाबाश। अब जो है मैं इसको एक बार साफ कर देता हूं तो आपको पता चल गया सर सबसे पहले तो दो टीले जो है वो पूर्वी टीला, और पूर्वी टीले के अंदर दोस्तों सामान्य जन जो है वो निवास किया करता था। क्यों? क्योंकि सर वहां पे घर जो बने हुए थे वो सर कच्ची ईंटों से निर्मित। और दूसरा जो है पश्चिमी टीला आपको मिला है। पश्चिमी टीले से दोस्तों आपको क्या साक्ष्य प्राप्त हुए? दुर्ग जैसे दोस्तों मकान मिले हैं आपको, जैसे महल नुमा आकृति के घर बने हुए हैं, दुर्ग जैसी आकृति के घर मिले हैं। यानी कि सर ऐसे कौन बनाएंगे? पैसे वाले लोग बनाएंगे। यानी कि सर यहां पर इस टीले पर जो है संपन्न परिवार जो है संपन्न लोग निवास किया करते थे। यहाँ की गलियां जो है एक दूसरे को समकोण पे काटती है दोस्तों। मकानों के दरवाजे जो है मुख्य राजमार्ग पर ना खुलकर पीछे की गलियों में खुला करते थे दोस्तों। ये यहाँ की क्या रहती है? विशेषता रहती है। कौन सी सभ्यता स्थल की है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, कालीबंगा सभ्यता स्थल की है। एक मकान में दोस्तों अपवाद स्वरूप क्या है? अलंकृत फर्श मिला है, कालीबंगा सभ्यता सा मिला है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट उसकी क्या क्या विशेषताएं रहती है? शाबाश। तो यहां पर दोस्तों आपको मिला है दोहरा परकोटा। जुते हुए खेत के प्रमाण विश्व में सर्वप्रथम। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में दोस्तों सड़कें समकोण में काटती है, जिसे दोस्तों चेक्सफोर्ड या ऑक्सफोर्ड पद्धति या जाल पद्धति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अलंकृत फर्श मिला है, अलंकृत फर्श मिला है। दो टीले मिले हैं दोस्तों, पश्चिमी टीला, और यानी कि इसमें संपन्न लोग होंगे। और एक मिला है दोस्तों आपको पूर्वी टीला, जिसमें दोस्तों क्या है? सामान्य लोग रहेंगे। ठीक है, यानी कि सर इसे क्या कहा जाता है? कच्ची ईंटों के निर्माण के कारण दीनहीन की बस्ती कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? दीनहीन की बस्ती। तो ये पॉइंट जो आपने अभी पढ़े थे उनके सामने जो है मैंने रख दिए, सारे लिख दिए है दोस्तों आपके सामने, है ना। नेक्स्ट दोस्तों अब जो है समझने और समझाने से संबंधित दोस्तों बात आती है। तो समझना आपको है, समझाऊंगा मैं। तो क्या आप तैयार हो? एक बार के लिए कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताइएगा। सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी लिखिए भी सर हम तैयार है, आने दो। जो है जो भी ज्ञान है वो लपेट लेंगे सर, सारा का सारा जो लपेट के छोड़ेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। और कालीबंगा सभ्यता दोस्तों मुझसे पढ़ने के बाद में आपको कहीं पे भी डाउट नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं आपको। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर कालीबंगा सभ्यता का काल आपसे पूछा जाता है
तो आपको बताना है दोस्तों कार्बन 14 एक पद्धति होती है, डेंटिंग पद्धति है, ये पद्धति से 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का काल रहता है दोस्तों। किसका रहता है दोस्तों? कालीबंगा सभ्यता स्थल का। 2350 की जगह कुछ जो है वो 2400 भी कर देते हैं, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना है इस बात को। 2400 से 1700 लिखा जा सकता है, वो भी दोस्तों कालीबंगा सभ्यता से ही संबंधित है, कुछ किताबें लिख देती है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर मिली है आपको बेलनाकार मुहरें। क्या मिली है सर? बेलनाकार मुहरें मिली है दोस्तों। मुहरें जो होती है वो क्या आती है? व्यापार के काम में आती है। कुछ बच्चे जो है डाउट रह जाता है, मैं आपको बता देता हूं, आपको नहीं रहेगा डाउट। एक सिक्के होते हैं, एक मुहरे होते हैं। सिक्के आते हैं दोस्तों जिसके माध्यम से कुछ खरीदा जाता है, कुछ बेचा जाता है, लेकिन बेलनाकार मुहर होती है दोस्तों। पहले क्या होता था, एक सभ्यता स्थल से दूसरे सभ्यता स्थल में व्यापार करने के लिए जाया करते थे लोग, तब उसके पास में दोस्तों यानी कि अपने जैसे कि अब कहते हैं ना एक देश से दूसरे देश में जाते तो पासपोर्ट होना जरूरी है, तो वो इस प्रकार का पासपोर्ट था उनका भी। उस मुहर को देख के, इस मुहिर बोल देते हैं, मुहर बोल देते हैं, उसको देख के दोस्तों अनुमान लगाते थे भी ये कौन से सभ्यता स्थल से आया। भी मोहनजोदड़ो सभ्यता की अलग मुहर होगी सर, मेसोपोटामिया सभ्यता की अलग होगी, कालीबंगा सभ्यता की अलग होगी। तो बेलनाकार मुहरें मिली है। तो बेलनाकार मुहरें दोस्तों ये कौन सी सभ्यता स्थल की है? सॉरी, बेलनाकार मुहरें जो है ये कौन से सभ्यता स्थल की है? तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये बेलनाकार मुहरें मेसोपोटामिया सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता की है, जो दोस्तों आपको मैं बता देता हूं इराक के अंदर जो है दजला और फेराक नदी है, उसके किनारे दोस्तों एक सभ्यता स्थल बसा हुआ है जिसका नाम है दोस्तों मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया सभ्यता दजला फेराक नदी के किनारे, उस सभ्यता की बेलनाकार मुहरें कहां मिली है आपको? कालीबंगा सभ्यता। तो ये बेलनाकार मुहरें आपको किसका प्रमाण देती है? ये प्रमाण बताती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, किसका? ये बताती है भी कालीबंगा और सभ्यता, या कह सकते हो कालीबंगा व मेसोपोटामिया सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। समझ में आई बात? मैंने अभी आपको बताया ना, मुहर किस काम में आती है? व्यापार के काम में आती है। और दोस्तों यहां पर इस मुहर का मिलना, यहां पर उस मुहर का मिलना, मान लो दोस्तों आप सिंपल से एग्जांपल में, आप ऐसे नहीं समझोगे, आप सिंपल एग्जांपल से समझोगे। कैसे समझोगे? हाँ जी, आप कैसे समझोगे? आपको ये से समझना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपका कोई साक्ष्य है, आप गए मान लो अपनी प्रेमिका से मिलने, क्लियर है क्या? आप गए आपकी प्रेमिका से मिलने और मौका वारदात पे दोस्तों वहां पे जो है उनके घर वाले आ गए। अब घर वाले आ गए और आपका कोई गलती से मोबाइल या फिर बाइक की चाबी या गाड़ी वहां पर रह जाती है, और जिससे आपको प्रूफ हो गया भी ये चीज जो है वो आपकी है। तो इससे क्या पता चला? मतलब कि दोनों के मध्य आपका प्यार वाला संबंध चल रहा है, दोनों के मध्य प्यार वाला संबंध, यानी कि उस वस्तु के आधार पर किसको खोज लिया गया है? आपको खोज लिया गया है। तो वही चीज यहां पर मिली है दोस्तों। बेलनाकार मुहरें कहां मिली है? मेसोपोटामिया की कालीबंगा में। तो दोस्तों इसका यहां मिलना क्या मतलब है? बेलनाकार मुहर का यहां मिलना मतलब आपके मोबाइल का, आपकी सर घड़ी का, या आपके सर बाइक की का वहां मिलना क्या साबित कर रहा है? मतलब आप वहां थे, वही साबित तो ये कर रहा है, यानी कि मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग वहां आते थे। किसके लिए आते थे? मुहर लेके आते, तो व्यापार करने आते थे। यानी कि सर ये बात सारी किसकी है? व्यापारिक संबंध की है या नहीं है? तो आप अच्छे से समझ चुके हो भी बेलनाकार मुहर का दोस्तों कालीबंगा सभ्यता में मिलना क्या दर्शाता है? मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध दर्शाता है। डन 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 या नहीं है? डन। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां से दोस्तों नगर निगम की जानकारी मिलती है, नगर निगम की जानकारी। और दोस्तों ये नगर निगम की जो जानकारी है ये क्या कह सकते हो आप? जैसे कि शहरों में रहते हो, कुछ गांवों में रहते हैं, लेकिन उनको बता देता हूं। तो नगर निगम की जानकारी विश्व में सर्वप्रथम, ये पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, विश्व में सर्वप्रथम नगर निगम की जानकारी, यानी कि सर शहरी लोगों की तरह आवाज। तभी तो मैंने कहा था नगरीय व्यवस्था। मान लो दोस्तों ये मकान है,
ये क्या है, मकान है। अब इसमें क्या किया, मकान के दोस्तों जैसे ढालनुमा छत बना दी। अब छत बना दी तो पानी कहाँ आएगा, ये रहा नीचे। पानी कहाँ आएगा, ये रहा नीचे आएगा। तो दोस्तों पानी को नीचे लाने के लिए जो लकड़ी की पाइप इस्तेमाल की गई है, किसकी, लकड़ी की पाइप बनाई गई है। बात समझ में आ गई क्या। तो लकड़ी की पाइप से, आज जो पीवीसी वगैरह की पाइप यूज करते हो उसकी जगह किसकी पाइप है, ये लकड़ी की छाल से बनाई गई पाइप है। अब दोस्तों नीचे लाया गया, यहां से दोस्तों ईंटों से और लकड़ी से बनाई गई ये नालियां हैं, ध्यान रखिएगा, ईंटों से और लकड़ी से। इस तरीके से यहां पे खड्डा कर दिया, फिर यहां पे खड्डा कर दिया, फिर यहां पे खड्डा कर दिया, और फिर सर ये जो है वो मुख्य नाले के अंदर जो है जाके मिल जाता था। ये नालियां आ रही है। तो ये नालियों का निर्माण किससे हुआ है दोस्तों, ईंटों से व लकड़ी से, ईंटों से वह लकड़ी से निर्मित नालियां। देखो ना दोस्तों कितना मतलब दिमाग लगाया हुआ है यार। आज की नगरीय व्यवस्था किस पे काम कर रही है, मतलब कालीबंगा सभ्यता पे काम कर रही है। आप शहरों में नहीं देखते, घरों से जो गंदा पानी निकलता है वो जाता है बाहर नालियों में, और नालियों में दोस्तों यानी कि सीवरेज बने होते हैं अलग अलग इस तरीके से। उनमें क्या होता है सर, जितना भी कचरा होता है वो सारा नीचे बैठ जाता है और पानी पानी ऊपर चलता रहता है। कचरा सारा इन सीवरेज में बैठ जाएगा ताकि दोस्तों नालियां जो है वो रुके नहीं। यानी कि दोस्तों कितना खतरनाक दिमाग इनके द्वारा लगाया गया है। और इस तरीके से ये मुख्य जो है गंदे नाले के अंदर जाके जो है ये पानी मिल जाया करता था। और दोस्तों समय समय पर जो है इनमें से कचरा निकाल दिया जाता था इस तरीके से बाहर, ठीक है, और सूखने के पश्चात उसको उठा लिया जाता था। क्या ऐसा शहरों में नहीं होता, क्या होता या नहीं होता। तो आप कह सकते हो दोस्तों नगर निगम की विश्व में सर्वप्रथम जानकारी कौन सी सभ्यता स्थल से मिलती है, कालीबंगा सभ्यता स्थल से मिलती है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ जी, तो यहां तक डन हुआ अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि बेलनाकार मोहरे और नगर निगम के बारे में। अब दोस्तों क्या खास बात आएगी सर, अब जो कालीबंगा सभ्यता की खास बात आने वाली है दोस्तों, वो याद रखना, वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। कैसे पूछी जा सकती है वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे पूछी जा सकती है, लेकिन पूछी तो जा सकती है दोस्तों। यानी कि सर नालियों के बारे में किससे निर्मित है दोस्तों, ध्यान रखना, लकड़ी और ईंटों से निर्मित नालियां दोस्तों कहां से प्राप्त हुई है, कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई है मेरे साथियों, ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं मैं, नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं, विशेषता से संबंधित बात, खास बात सुन लीजिएगा। मैंने कहा था कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य के दोस्तों सर्वाधिक जो है उपकरण वो कहां से मिलेंगे, कालीबंगा सभ्यता से। पहला पॉइंट तो डन हुआ, तांबे के भी मिले हैं लेकिन सर्वाधिक कांस्य के मिले हैं। ध्यान रखना, यहां पे मैं बात बता रहा हूं आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट सी बात बता रहा हूं। यहां से दोस्तों क्या है, 7 हवन कुंड प्राप्त हुए हैं। हवन कुंड को ही कहा जाता है दोस्तों यज्ञ वेदिकाएं। क्या कहा जाता है दोस्तों, यज्ञ वेदिकाएं। यानी कि सर इसे जो है हवन कुंड, यज्ञ वेदिकाएं जो 7 प्राप्त हुई है, 7 प्राप्त हुए कौन सी सभ्यता से, कालीबंगा सभ्यता से। समझ में आई। यानी कि सर ये कहां से है, कालीबंगा सभ्यता। हाँ जी, तो ये जो है मैं आपको बता रहा हूं कालीबंगा सभ्यता। एक बार थोड़ा सा उधर लिखता हूं ना, ये देखिएगा। तो 7 हवन कुंड जो है वो कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए, यानी कि सर मिले हैं इनको, ठीक है। यानी कि सर इससे क्या प्रमाण मिलता है, यानी कि यहां के लोग बलि देने में विश्वास, सर आपको कैसे पता चला, मतलब भी यज्ञ वेदिकाएं हैं तो सर उनसे बलि देने के ही प्रमाण प्राप्त हुए। सोचने वाला पॉइंटर, आपने बिल्कुल सही सोचा है मेरे दोस्त। कैसे, क्योंकि दोस्तों यहां से आपको क्या है, हिरण की हड्डियों के अवशेष मिले हैं, हिरण की हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं दोस्तों, अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो हिरण की हड्डियों के अवशेष कौन से, सर इन यज्ञ वेदिकाओं से मिले हैं। और इन्हीं यज्ञ वेदिकाओं में हिरण की हड्डियों के अवशेष से प्राप्त पता चलता है भी यहाँ के लोग किस में विश्वास रखते थे, बलि देने में विश्वास रखते थे। और नोट में एक बात याद रखना मेरे दोस्तों, ध्यान रखना कैसे नोट की बात है। तो नोट की बात ये रहेगी भी दोस्तों, ऐसी ही यज्ञ वेदिकाएं लोथल से भी प्राप्त हुई है। यज्ञ वेदिकाएं लोथल सभ्यता से भी प्राप्त हुई है, लोथल गुजरात से प्राप्त हुई, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ऐसी ही यज्ञ वेदिकाएं आपको कहां से मिलेगी, लोथल गुजरात से मिलेगी। तो 7 अग्नि कुंड जो वेदिकाएं आपको मिली है दोस्तों। यहां से जो है ईंटें मिली हैं, ईंटें वो कैसी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वो है सूर्यतापी ईंटें हैं।
सूर्यतापी ईंटें। अब सर सूर्यतापी ईंटें क्या होती है ये बताना जरा। सूर्यतापी ईंटें होती है दोस्तों, यानी कि पहले ईंटों को बनाया गया कच्ची ईंट, लेकिन दोस्तों सिंपल लोग जो है वो कुछ समय तक जो है रख सकते थे, लेकिन जो है सामान्य लोग जो होते वो ईंटें बनाई, कच्ची ईंटों से निर्माण कर लिया, कुछ समय पश्चात वहां पर पक्की ईंटें आने लगी। वो पक्की ईंटें किसकी है? सूर्य के ताप से पकाई गई ईंटें दोस्तों सूर्यतापी ईंटें होती है, जिनका साइज क्या रहेगा सर? 4:2:1 का साइज रहेगा। ये क्या रहेगा दोस्तों? साइज जो है वो किस में रहेगा? अनुपात में रहेगा। ध्यान रखिएगा किस में रहेगा? रेशो में रहेगा। कैसे कैसे रहेगा दोस्तों? 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर। तो ये क्या रहेगा दोस्तों? इनका साइज रहेगा। किसका साइज रहेगा सर? उस ईंट का साइज रहेगा, और जिसको दोस्तों अनुपात में काटते हो 7.7:1, 7.7:2 और 7.7:4। ठीक है, तो यानी कि सर 4:2:1। ये सारी सभ्यता स्थल दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जो है वहां पर दोस्तों क्या है, लगभग ईंटों का साइज जो है वो आपको यही मिलेगा, 4:2:1 का ही साइज मिलेगा। क्लियर है क्या? यहां तक डन हुआ सर। यज्ञ वेदिकाओं वाली बात आ गई सर। नगर निगम के बारे में जानकारी आ गई, ईंटों से संबंधित जानकारी आ गई। अब बचती है दोस्तों किससे संबंधित बातें इनकी सर, यानी कि अपने कह सकते हो खेती से संबंधित मैं आपको बता दूंगा। दूसरी बात आती है दोस्तों किससे संबंधित आती है? इनके यानी कि जो दाह संस्कार की प्रक्रिया होती थी वो कैसी होती थी। तो यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से आप। शाबाश। फिर मैं आपको कुछ कथन लिखवाऊंगा दोस्तों जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान रखना। शाबाश। तो डंडन डंडन है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी को? हाँ जी गुड। तो अपने इससे आगे बढ़ते हैं। आपको दोस्तों यहां से क्या मिली है? खोपड़ी मिली है। मेरा डायलॉग भी बेस्ट ही है ना, मैं बोलता रहता हूँ खोपड़ी तोड़ दूंगा, खोपड़ी तोड़ दूंगा। वो शायद टूटी हुई खोपड़ी जो है वो यहाँ से मिली गई कालीबंगा सभ्यता से। और दोस्तों उस खोपड़ी में आपको पता है क्या? 6 छिद्र मिले हैं। मतलब आप जैसे खुरापाती दिमाग का बंदा वहां पे भी था, बोला भी अगर इसकी खोपड़ी में पानी भर गया है तो ड्रिल करके सर इसको जो है सुराख निकालो और सुराख से उस पानी को बाहर निकाल दो। हालांकि दोस्तों खोपड़ी में पानी भरने के बजाय आज के डॉक्टर भी ऐसे कर सकते हैं, जिसको हाइड्रोसिफिलिस रोग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों थोड़ी बहुत साइंस भी आती है, पढ़ा लेता हूं। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो यहां से दोस्तों क्या मिली आपको? खोपड़ी मिली है सर। किसकी खोपड़ी मिली है दोस्तों? 6 वर्ष के बालक की खोपड़ी मिली है आपको, जिसमें 6 छिद्र कर दिए बेचारे की छोटी सी खोपड़ी में। कितने छिद्र कर दिए? 6 छिद्र कर दिए। देखो इतनी छोटी खोपड़ी थी, इतने सर संख्या के अंदर जो है उसमें छिद्र पाए गए हैं। तो दोस्तों खोपड़ी में जब पानी भरने से इलाज किया, पानी भरने के बाद इलाज किया जाता है, तो वो दोस्तों जो उसमें छिद्र करके किया जाता है। देखो तो 6 वर्ष के बच्चे की खोपड़ी प्राप्त हुई है, जिसमें 6 छिद्र मिलते हैं। कितने? 6 छिद्र किए हुए हैं। यानी कि सर यहां से क्या मिलता है? अरे अपने को निष्कर्ष पे पहुंचना है। आपने नालियों वाली व्यवस्था देखी, आपने कह दिया सर नगर निगम की जानकारी मिलती है। कहे नहीं कहा था क्या? बेलनाकार मोहरें देखी तो आपने सर निष्कर्ष क्या निकाला? मतलब मेसोपोटामिया का संबंध व्यापारी किससे रहा है? कालीबंगा से रहा है। लेकिन दोस्तों यहीं से क्या आप निकाल सकते हो? मतलब सर घर में डॉक्टर बन रहे हैं, और घर में डॉक्टर बना भी ने कहा आप शल्य चिकित्सा, यानी कि सर विश्व में सर्वप्रथम शल्य चिकित्सा की जानकारी। किसकी जानकारी? शल्य चिकित्सा की जानकारी। वो आपको कहां से प्राप्त होगी दोस्तों? ध्यान रखिएगा, कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होगी। और दोस्तों छिद्र यानी कि सर पानी भरने का उपचार होता है, ये पानी भरने पर उपचार किया जाता है खोपड़ी का दोस्तों, यानी कि उपचार की प्रक्रिया मिल रही है। यानी कि शल्य चिकित्सा की जानकारी विश्व में सर्वप्रथम, विश्व में सर्वप्रथम। तो वो कहां से मिलती है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, वो कहां से मिली है आपको? कालीबंगा सभ्यता से मिली है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहां पे मैं बता देता हूं भी सर इसका उपचार जो होता है, ये रोग जो होता है ना, ये रोग इसको कहते हैं हाइड्रोसिफिलिस रोग कहते हैं। हाइड्रोसिफिलिस रोग कहा जाता है खोपड़ी में पानी भरने पर। ठीक है ना? तो दोस्तों ये जो रोग का उपचार किया जाता है, शल्य चिकित्सा की जानकारी आपको मिलती है। भूकंप के साक्ष्य मिले थे, तो विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य। नेक्स्ट मिश्रित खेती या कृषि, मिश्रित कृषि किसको बोलते हैं दोस्तों? मिश्रित कृषि उसको कहा जाता है पशुपालन के साथ खेती की जाती है, उसको बोलते हैं दोस्तों मिश्रित कृषि। और खेती में संयुक्त फसल
संयुक्त फसल बोना, यानी कि सर गेहूं के साथ में जो चना के साथ में सरसों, ऐसे जो है वो साथ में संयुक्त फसल जो है बोया करते थे। अब आएगा दोस्तों इनका क्या आएगा, अंतिम संस्कार की प्रणाली आएगी, और फिर आएंगे सर इनके कथन और फिर समाप्त। सर अंतिम संस्कार की क्या है सर, 3 विधि इनके पास थी। सर 3 विधि कौन कौन सी थी, सबसे पहले कलश शवदान होता था, नेक्स्ट सर आंशिक शवदान होता था, और नेक्स्ट होता था दोस्तों पूर्ण शवदान। 3 प्रकार के शवदान होते थे, कलश शवदान, आंशिक और सर कौन सा, पूर्ण शवदान। क्या फर्क है तीनों में बताता हूं, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इसका फिर मैं स्टेटमेंट आपको बोल के लिखवा दूंगा जो आपको लिखने हैं, थोड़ी बहुत बातें यहां पे मैं डिस्कशन करूंगा। चलो और भी क्या चीज मिलती है, उसके बाद में दोस्तों एक थोड़ी सी बात बताऊंगा मैं आपको। एक तो आप लिख सकते हो यहां से इनकी देवी जो है कुमार देवी की मुद्रा मिलती है, मैं लिख दूंगा चलो लास्ट में एक बार के लिए, मैं भूल ना जाऊं बीच में कोई कथन, तो पॉइंट जो है वो रह ना जाए, इसीलिए मैं आपको बता देता हूं। तो आप बेसिकली नोट कर लो दोस्तों, क्योंकि मैं कुछ चीजें बोलता हूं, बाई चांस कोई चीज बोर्ड पर नहीं लिख पाता तो आप जो है सुन के लिख लिया करो भी सर क्या कह रहे हैं। क्योंकि अब की बार वीडियो के अंदर जो है प्रश्न आया था भी सर कर्नल जेम्स टोड ने मतलब भी एक बात कही थी कर्नल जेम्स टोड को भी, अगर आपको एक किले की पेशकश की जाए तो आप कौन सा किला लेना चाहोगे। और मैं दोस्तों जब मैं भैंसरोडगढ़ पढ़ाता था राजस्थान के अंदर, राजस्थान का वेलोर जिसे कहा जाता है, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो व्यापारियों द्वारा बनाया गया था, भैंसासा व्यापारी अरोड़ा व्यापारी द्वारा बनाया गया था, तो मैं उसके लिए कहता होता था, मैं क्या ये जो है कर्नल जेम्स टोड का अरमान था। मैं सीधी ये बात कह दिया करता था, कभी भी बच्चे ने अगर सुनी है नोट की है तो वो दोस्तों उसका प्रश्न सही भी हुआ है, गलत नहीं गया उसका प्रश्न, और यही प्रश्न जो है वीडियो में पूछ लिया गया। हालांकि दोस्तों बहुत कम लिखा जाता है इस क्वेश्चन को, लेकिन ये पूछा गया था। मैं यार बता रहा था दोस्तों आपको 3 शवदान प्रक्रिया बता रहा था, एक तो कलश शवदान आता है, एक आता है दोस्तों आंशिक, और एक आता है दोस्तों पूर्ण शवदान। ये 3 दोस्तों शवदान प्रणाली है इनकी, आंशिक है, कलश है और पूर्ण शवदान है। सर्वाधिक कौन सी थी, कलश शवदान थी, और दोस्तों बहुत कम कौन से, पूर्ण शवदान। फर्क क्या है दोस्तों, ये एवरेज रहा करती थी, आंशिक जो है वो क्या रहा करती थी दोस्तों, एवरेज रहा करती थी, ठीक है। सर्वाधिक ये है, कम ये है, ठीक है। अब फर्क क्या है दोस्तों, इस तरीके से गड्ढा खोदा जाता, सर इसमें भी गड्ढा खोदा जाता और इसमें भी गड्ढा खोदा जाता। कलश शवदान में दोस्तों क्या होता, कलश की तरह गड्ढे को जो है उठाया गया, और दोस्तों उसमें जो है पैर जो है उसके उत्तर दिशा में होते थे, ध्यान रखिएगा। इसमें जो लेटाया जाता था व्यक्ति को, मान लीजिए इस तरीके से अगर किसी को लेटाया जाता है तो इसके जो पैर है वो कौन सी दिशा में होंगे, उत्तर दिशा में होंगे, और सिर जो होगा वो कौन सी दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में होगा। इस तरीके से जो है उसको रखा जाता था, ठीक है। और इसमें सेम प्रोसेस सर इसमें रहता, सेम प्रोसेस इसमें रहता, लेकिन दोस्तों आंशिक में क्या होता, उसको क्या है पूर्ण तरीके से लपेट कर या आप कह सकते हो दोस्तों इसके शरीर को आंशिक रूप देके यानी कि बांध कर, यानी कि सर उसको क्या है मिट्टी दी जाती थी। और नेक्स्ट यहां पर दोस्तों पूर्ण शवदान में क्या था, जब उसको दफनाया जाता था तो दफनाने के साथ साथ दोस्तों उसके क्या है सर, खाने की सामग्री कह सकते हो, खाने पीने की सामग्री जैसे कि सर 2 मरिंडा की बोतल होगी, 2 लेज के चिप्स के पैकेट हो गए, कुरकुरे हो गए, सारा सामान जो है उसको रख दिया, टेस्टी वेस्टी सब कुछ रख दी। और साथ में दोस्तों आभूषण वगैरह भी, अगर रास्ते में कोई मिल जाए तो वो भी तो चाहिए, आभूषण वगैरह जो है वो भी रख देते, है ना। नहीं, पहनने की सामग्री, खाने की सामग्री क्यों रखते सर ऐसा, मतलब मरने के बाद में सर कोल्ड ड्रिंक का क्या करेगा वो, है ना। तो सर उसका क्या था, मतलब उसका क्या होगा, पुनर्जन्म। वहां के लोग थोड़े अंधविश्वासी आज भी है, उस टाइम भी थे, अंधविश्वासी थे। बोला इस बंदे ने कर्म ऐसे किए हैं भी इसका जन्म जो है पुनर्जन्म हो सकता है, अगर गलती से पुनर्जन्म हो गया, रास्ते में भूख लगी तो कहां से लेगा, इसके बाद तो पैसे भी नहीं है, तो सर पहले से इंतजाम करके दे देते हैं। बोला ला मरिंडा चक, सर ये टेस्टी है, ये कुरकुरा है, ये फलाना फलाना फलाना, सोया स्टिक भी आजकल चलती है, वो भी डाल दी थी उसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यानी सर इस तरीके से कलश और आंशिक और पूर्ण शवदान सर 3 प्रक्रिया होती थी शवदान की यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट मैंने कहा था कुमार देवी की मुद्रा, कुमार देवी की मुद्रा आपको यहां से मिलेगी। यहां से दोस्तों यहां के लोग जो है घोड़े से अपरिचित थे, घोड़े से अपरिचित थे, ऊंट से परिचित थे, ऊंट से परिचित थे, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर दोस्तों एक सींग वाले वृषभ यानी कि बैल की मूर्ति जो किससे निर्मित है दोस्तों,
तांबा भी ऑप्शन में आ सकता है या कांस्य भी आ सकता है, ठीक है ना। तो कांसा या तांबे से निर्मित दोस्तों एक सींग वाले सरवृषभ यानी कि बैल की मूर्ति दोस्तों आपको कौन सी सभ्यता से प्राप्त होती है? कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होती है। क्लियर है दोस्तों यहां तक। बाघ का अंकन भी दोस्तों यहां पर हुआ है जैसा कि हड़प्पा सभ्यता में हुआ है। बाघ का जो है अंकन आपको मिलेगा किसमें? हड़प्पा सभ्यता में। तो हड़प्पा सभ्यता जैसे सभ्यता के समान बाघ का अंकन कौन सी सभ्यता से होता है दोस्तों? ये आपको कालीबंगा सभ्यता से मिलता है। तो ये सब बातें आप जो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों इस सभ्यता से जुड़े स्टेटमेंट क्या क्या बातें रहती है, क्या क्या जो है उसको पढ़ना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। शाबाश। अब दोस्तों आपको मैं मेन चीज समझाने जा रहा हूं जो अभी व्याख्याता अगर कोई स्टूडेंट देख रहे हैं, मतलब फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। सेकंड ग्रेड के अंदर दोस्तों 2013 में इसमें से प्रश्न पूछ लिया गया था। अब की बार 2013 को बीते काफी साल हो चुके हैं, तो इस बार भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो यहां से प्रश्न का थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं आपको बता देता हूं द्वितीय श्रेणी अध्यापक में पूछा गया प्रश्न अभी आपके सामने आएगा और मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। अभी कुछ बच्चे सेकंड ग्रेड के बच्चे भी सर कमेंट कर रहे थे, सर हमारे लिए भी जो है राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर से संबंधित। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, मैं कोई भी चीज छुपा के नहीं रखता, क्योंकि मेरी स्किल्स बहुत है पढ़ाने की। मैं अलग अलग स्किल्स के स्वरूप में दोस्तों पढ़ा सकता हूं। कोई मैटर कॉपी का ऐसा कुछ, क्योंकि लिखा हुआ मैटर तो हर जगह मिल जाएगा। आपको पता है मैं साइंस से हूं और मैंने सीखा है, तो मैंने भी कहीं लिखा हुआ देखा है तभी मैं सीखा हूं ना। बस पढ़ाने की स्किल चेंज होती रहती है, जो कि मेरे पास 50+ है, मैं कैसे भी पढ़ा सकता हूं, क्योंकि मेरे पास आप सब दोस्तों का क्या है? प्यार है दोस्तों, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पे अब आएगी कथन की बातें। कथन कैसे? सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं, महत्वपूर्ण बात है सर, जिसका नाम है पी अमलानंद घोष। इसने क्या की थी दोस्तों? आपको पता है खोज की थी, सोनती सभ्यता की भी खोज यही करता है, जो बीकानेर के अंदर दोस्तों ध्यान रखिएगा। पी अमलानंद घोष की बात की जाए तो इनके अनुसार कालीबंगा सभ्यता का विकास हनुमानगढ़ व, बहुत अच्छा प्रश्न है, बीकानेर जिले में हुआ है। ये आएगा आपका क्वेश्चन और ये आएगा आपका आंसर। किस पुरातत्ववेत्ता के अनुसार ये बताया गया है भी कालीबंगा सभ्यता का विकास जो है वो हनुमानगढ़ व बीकानेर 2 जिलों में हुआ है। तो आपका आंसर क्या होगा? पी अमलानंद घोष। नंबर 2 पे आती है दोस्तों स्टुअर्ट पिगट। ये इतिहासकार है दोस्तों। ये क्या कहता है? ये कहता है दोस्तों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोस्तों जुड़वा राजधानी है, जबकि इनकी तीसरी राजधानी जो है वो कालीबंगा है। क्या कहा इसने कहा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो व हड़प्पा यानी कि सर सिंधु सभ्यता, मोहनजोदड़ो व हड़प्पा 2 जुड़वा राजधानियां हैं, जबकि मोहनजोदड़ो व सेंटेंस गलत हो रहा है। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा 2 जुड़वा राजधानियां हैं किसकी? सिंधु सभ्यता की। किसकी दोस्तों? सिंधु। ये बात मैं बताऊंगा, अभी समझ में आ जाएगी। सिंधु सभ्यता की, आप इसको सही से लिखना ना, सिंधु सभ्यता की मोहनजोदड़ो व हड़प्पा सभ्यता को स्टुअर्ट पिगट ने सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी बताई है, जबकि तीसरी राजधानी कालीबंगा को। किसको बताइए दोस्तों? कालीबंगा को। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना। अब कैसे? तो अब दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए ये 2 कथन समझ में आए। कथन सर पहला क्या था? अमलानंद घोष ने कहा हनुमानगढ़ और बीकानेर में विकास हुआ है। स्टुअर्ट पिगट क्या कहता है? दोस्तों अभी मैं आपको बात बताता हूं, अभी समझ में आएगी, है ना। मैं समझ सकता हूं आपको ये कथन नहीं समझ में आया होगा। सर सिंधु सभ्यता जो थी, जिसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, सिंधु या हड़प्पा सभ्यता,
ये दोस्तों इसकी क्या थी, 3 राजधानियां थी। कितनी राजधानियां थी दोस्तों, 3 राजधानियां थी। सर उन तीनों की बात की जाए, नंबर 1 पे दोस्तों हड़प्पा, खुद वो एक, नंबर 2 पे दोस्तों मोहनजोदड़ो या मोहनजोदारो जिसको बोलते हैं, और नंबर 3 पे दोस्तों आती है कालीबंगा। तो अब आपको जो है समझ गए होंगे आप भी मैं कहना क्या चाह रहा था। अभी मैंने ये बात कही है दोस्तों भी सिंधु सभ्यता स्थल की 3 राजधानी है, उनमें से स्टुअर्ट पिगट क्या कह रहा है भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा तो जुड़वा है, लेकिन उनकी तीसरी राजधानी कौन सी है, वो कालीबंगा है। ये कथन किसने दिया दोस्तों, स्टुअर्ट पिगट ने दिया था। ये बात आपको याद रखनी है। अब आएगी दोस्तों किसका कथन, नेक्स्ट आएगा डॉक्टर दशरथ शर्मा का। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शाबाश शाबाश। तो एक बार वीडियो पसंद आ रही है तो यार लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके द्वारा किया गया लाइक शेयर ही मेरा मेन मोटिवेशन रहेगा, ध्यान रखिएगा। शाबाश। तो आपको मैं दर दर पे आपको मोटिवेट करता रहता हूं, तो क्या आप आज पीछे थोड़ी हटोगे, है ना। तो एक बार सभी बच्चे प्यार भरा कमेंट जो है वो जल्दी से चैट के अंदर आके कर दीजिए कि सर हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो शाबाश। अब देखते हैं दोस्तों डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या कहते हैं। अब कालीबंगा सभ्यता के पतन के कारण भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, भी 1-2 इतिहासकार कहते हैं वो आपको मैं बताता हूं। जैसे कि कुछ कहते हैं भूकंप के कारण हुआ है, कुछ कहते हैं दोस्तों भी जो है इसका प्रमाण जो है वो घग्गर नदी में बाढ़ आने के कारण हुआ है ना। इसका अंत तो हुआ है ना, अंत तो हुआ है, तो वो किसके कारण हुआ है वो भी अपने विचार करेंगे। शाबाश, ठीक है। तो यहां तक दोस्तों अपने बात जो है मेन रहती है वो क्या है, गौर से सुनना। अब तीसरा कथन आने जा रहा है दोस्तों और मुख्य इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर दशरथ शर्मा सेकंड ग्रेड परीक्षा 2013 के अंदर क्वेश्चन देख लीजिएगा। डॉक्टर दशरथ शर्मा की सबसे पहले तो मैं आपको बुक बताता हूं। पहली तो दोस्तों इनकी द अर्ली चौहान डायनेस्टिस, द अर्ली चौहान डायनेस्टिस, ठीक है। नंबर 2 पे आती है दोस्तों इनकी राजस्थान थ्रू द एजेस, राजस्थान थ्रू द एजेस, ठीक है। तो राजस्थान थ्रू द एजेस और द अर्ली चौहान डायनेस्टिस ये दोनों दोस्तों डॉक्टर दशरथ शर्मा की बुक है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट यहां पे पॉइंट आता है दोस्तों, इन्होंने क्या कहा, तो डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी है। अब आप कहोगे सर ये दोनों में बात का फर्क क्या हुआ, स्टुअर्ट पिगट भी यही बात बोल रहा था तीसरी राजधानी, यही बात दशरथ शर्मा, तो सर ये बंदे क्यों आते हैं सर बीच बीच में सर ये टांग अड़ाने अपनी। अरे भाई मेरे देखो, अगर इसने सेम ही कथन दे दिया होता तो फिर सर इसके और इसके कथन में क्या फर्क हो जाता। लेकिन दोस्तों अगर आप इसको सही रूप से पढ़ते हो तो सर ये जो है वो उसने नहीं कह रहा, इसको सेम नहीं कह रहा, वो तो कह रहा है भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जुड़वा राजधानी है, जबकि उसकी तीसरी राजधानी कौन सी है, कालीबंगा। ये स्पष्ट रूप से कह रहा है भी कालीबंगा सभ्यता जो है वो हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी है, ये सीधा कह रहा है, क्योंकि इसने कहा भी एक मोहनजोदड़ो हो गई, एक सर हड़प्पा खुद हो गई, और सर तीसरी कौन सी होगी, कालीबंगा। तो आप कथन को सही तरीके से समझ पा रहे हो ना, वही बात है ना। तो ये तीसरा, और ये आया था दोस्तों सेकेंड ग्रेड परीक्षा 2013 के अंदर, ठीक है। तो वहां से आप जो है चेक कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ये प्रश्न पूछा गया था किसके अनुसार है ये कथन, दशरथ शर्मा। अब की बार क्या पूछा जा सकता है, सेम सर दशरथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का 5वां बड़ा नगर बताया गया है, 5वां बड़ा नगर बताया गया है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। दशरथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का 5वां बड़ा नगर बताया गया है, किसके अनुसार है सर, ये दशरथ शर्मा। तो दोस्तों ये 2-3 कथन जो है आप याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके अनुसार, ठीक है। शाबाश।
पतन का कारण दोस्तों देखिएगा, जैसे कि बहुत से इतिहासकार कहते हैं भी सर इसके पतन का कारण जो है प्राकृतिक प्रकोप रहा है, गग्गर नदी में बाढ़ आना, धूल आंधियां, मिट्टी सर इसमें जो है खादर जो है बांगर जो है वो उसके अंदर चले जाना सर, उसके बहाव क्षेत्र में आ जाने के कारण दोस्तों इसका पतन हुआ। लेकिन दोस्तों इसके पतन का कारण एक बंदा बताता है जिसका मैं आपको बता देता हूं, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। क्या कहते हैं? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के कारण दोस्तों भूकंप से हुआ है। किससे हुआ है? भूकंप से जो है इसका पतन हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, भूकंप से पतन कालीबंगा सभ्यता का गोपीनाथ शर्मा ने बताया। जबकि बहुत से इतिहासकार बात करते हैं भी सर इसका पतन जो है वो प्राकृतिक प्रकोप से हुआ है। तो दोस्तों एक बार के लिए सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जाके यार जरूर बताएं भी सर हमने यहाँ तक कालीबंगा सभ्यता पढ़ी, और दोस्तों इसके साथ आपके कालीबंगा सभ्यता स्थल की बातें जो है वो क्या होती है? समाप्त होती है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से डीपली में पढ़ाया है ना, कोई भी चीज अपने पास नहीं रखी। मुख्य चीजें जो है आपको मैंने बताई है, जो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, वीडियो, मुख्य परीक्षा, एलडीसी, राजस्थान पुलिस, हर जगह दोस्तों आपके जो है ये काम की रहेगी। कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती में भी काम आएगी ये चीजें, है ना। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। तो एक बार के लिए सभी बच्चे जो है वो लाइक कर दीजिए जो भी क्लास में बैठे हैं, और वीडियो को सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है वो कर लीजिएगा यार, है ना। ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। और नोटिफिकेशन के अलावा भी आपको अन्य जानकारियों के लिए दोस्तों अगर हमें अजय जी के आपसे जुड़ना है तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है उसको फॉलो कर सकते हो दोस्तों, और उसको ज्वाइन कर लेना, ताकि जो है कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी जानकारी जो एग्जाम से संबंधित या दोस्तों क्वेश्चन वगैरह होते हैं वो मैं आपको जो है टेलीग्राम से पहुँचा सकता हूँ आपके पास में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना यार, प्यार और सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये बनाए रखना। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, सभ्यता स्थल का दूसरा पार्ट लेके आऊँगा दोस्तों, जिसमें अपने सभ्यता स्थल पढ़ेंगे, बेराट सभ्यता स्थल के बारे में। ऐसे ही कुछ खतरनाक जानकारियों के साथ मिलते हैं दोस्तों अजय जी के हब पे, प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।